अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग एक्सरेज की प्रोडक्शन से मुतल्लिक डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग एक्सरे से मुतल्लिक मजीद कुछ बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो लास्ट टाइम पढ़ा था और कंटिन्यूस एक्सरेज जिसमें ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग का प्रोसेस होता है वो हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज और यूजेस की तरफ जाएंगे एक्सरेज के। फिर इसके बाद कैट स्कैनर है, वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आखिर में बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरेज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी, हमारे पास ये सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और जो ये ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग का प्रोसेस होता है उसमें जो डिफरेंस है ये हम लोग सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का मैंने पहले बताया था, तो मैं दोबारा से यहां पर रिपीट कर देता हूं। तो याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्सरेज होती हैं ये इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है वो ये होती हैं ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होती हैं ये इनर शेल ट्रांजिशंस की वजह से होती हैं। यानी कि लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हैवी एलिमेंट में हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा या किसी भी हायर ऑर्बिट में से फर्स्ट शेल में आएगा, मतलब हैवी एलिमेंट के अंदर, जैसे हमने टंगस्टन की बात की थी, तो उस वक्त जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उनको हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहा था। यानी कि हमारे पास, सपोज करें मैं यहां पर डायग्राम वही ड्रा करने लगा हूं, ये हमारे पास है कोई भी न्यूक्लियस है हैवी एलिमेंट का, और ये हमारे पास हायर ऑर्बिट है उसी हैवी एलिमेंट का। ये हमारे पास लेट से हायर ऑर्बिट है और ये उससे भी हायर ऑर्बिट है। तो ये हम लोगों ने बातें लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी। देखिए, लेट से ये हमारे पास कोई भी हैवी एलिमेंट है, जैसे हमने वहां पर पहले जो है वो टंगस्टन जो है उसकी हम लोगों ने बात की थी। टंगस्टन एक हैवी एलिमेंट है। ये हमारे पास के शेल है, ये हमारे पास एल शेल है। जब भी एल शेल का कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके के शेल में आता है तो उससे फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो क्या होती हैं, एक्सरेज होती हैं। इनको हम लोगों ने वहां पर अल्फा एक्सरेज कहा था। बीटा एक्सरेज क्या होती हैं, एल के बाद एम शेल होता है, अगर एम शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके के शेल में आएगा तो वो बीटा एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। यानी कि किसी भी हायर ऑर्बिट में से, चाहे वो एल हो सकता है, इसके बाहर एम भी हो सकता है, उस शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके के शेल में आएगा, फर्स्ट शेल में आएगा हैवी एलिमेंट के अंदर, तो उस तरह से जो रेडिएशन एमिट होंगी वो हमारे पास एक्सरेज होंगी। तो क्योंकि ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं ये शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से हो रही हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने वहां पर उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहा था। अब हमारे पास ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज हैं या ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग का प्रोसेस है, इसमें क्या फर्क है, इसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग या कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोडक्शन की। तो याद रखें, ये जो स्ट्रांगली देखें, ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग क्या प्रोसेस है, या ये जो हमारे पास कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो इसके लिए ये है स्ट्रांगली डी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो यहां पर एक्चुअली ये जो ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग का प्रोसेस है इसमें स्ट्रांगली डी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर आप ये बात कह सकते हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली deaccelerated इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रांगली डीएक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा वो ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग का प्रोसेस होगा। तो ये फर्क आपको याद रखना चाहिए। इसमें लेट से हमारे पास, मतलब बाज़ दफा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिंगल एटम है, इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, लेट से ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, बाज़ दफा ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाकर न्यूक्लियस को हिट करता है और सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है।
और यहां पर याद रखें जो काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, वो जो काइनेटिक एनर्जी लूज होगी वो मतलब वो जो एक्सरेज अमिट होंगी उसकी एनर्जी बन जाएगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी लूज होगी वो उस फोटॉन की एनर्जी होगी जो अमिट होगी, यानी कि एक्सरेज होंगी। तो ये जो एनर्जी है ये हमारे पास एक्सरेज की है, ये हमारे पास किसकी है, एक्सरेज की है। तो ये एक्सरेज अमिट होगी इस एनर्जी की। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी, अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी सिंगल कुलयन में मतलब लॉस कर देता है, यहां पर एक्चुअली हो रही है सिंगल कुलयन। तो सिंगल कुलयन में अगर अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देता है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेगा उतनी एक्सरेज के जो फोटॉन होंगी उनकी एनर्जी उतनी होगी। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा सिंगल कुलयन में इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लॉस करे। ये यहां पर एटम था और इलेक्ट्रॉन जब इस एटम को हिट करता है तो सारी एनर्जी अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देता है और हाई एनर्जेटिक एक्सरेज जो है इसमें प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सिंगल कुलयन ही करे, बाद दफा ऐसा होता है मल्टीपल कुलयन होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास दूसरा एटम है, तो ये हमारे पास इसके बाद तीसरा एटम है। बाद दफा ऐसा भी होता है कि ये लेट से इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसको पार्शियली इसको हिट करता है, फिर इसको हिट करता है, फिर इसको हिट करता है, फिर इसको यूं जाता है। पार्शियली कुछ रेडिएशन इधर एमिट करेगा, कुछ रेडिएशन इधर एमिट करेगा, कुछ रेडिएशन इस कुलयन में एमिट करेगा, कुछ रेडिएशन इस कुलयन में एमिट करेगा, कुछ रेडिएशन इस कुलयन में एमिट करेगा। अगर ये मल्टीपल कुलयन में अपनी रेडिएशन एमिट करता है तो ऐसी जो एक्सरेज होंगी ये कंटिन्यूअस एक्सरेज होंगी। ये क्या होंगी, कंटिन्यूअस एक्सरेज होंगी। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरेज जो है वो इस तरह से बनती है। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज जो है वो इस तरह से बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल कुलयन में अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दे तो हाई एनर्जेटिक एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मल्टीपल एटम से कोलाइड करता है, तो इस तरह से स्मॉल एनर्जी की डिफरेंस के साथ कंटिन्यूअस एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का मतलब कंटिन्यूअस एक्सरे या ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग के प्रोसेस से। तो ये फर्क मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है वो तब प्रोड्यूस होती हैं जब शेल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, जबकि जो हमारे पास ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग या कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं ये डी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली जब डी एक्सेलरेट होगा किसी एटम के साथ कुलयन की वजह से, तो उस वक्त जो है ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग या कंटिन्यूअस एक्सरेज, उस वक्त जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी उनको कंटिन्यूअस एक्सरेज या ब्रेमस्ट्रा लॉन्ग का प्रोसेस वो उसको हम लोग कहते हैं। तो ये एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है और इसका बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज और यूजेस की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज और एक्सरेज के यूजेस की हम लोग बात करेंगे। देखें एक्सरेज की प्रॉपर्टीज ये है, एक्सरेज आपको पता है कि हाई एनर्जेटिक होती हैं। देखें हमारे पास ये आपको पता होना चाहिए कि जो विजिबल लाइट होती है, ये जो सनलाइट हमें नजर आती है, विजिबल से ज्यादा एनर्जेटिक जो है वो अल्ट्रावायलेट होती हैं। अल्ट्रावायलेट उससे ज्यादा एनर्जेटिक होती है और अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा ये एक्सरेज होती है। तो अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ये ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो विजिबल जो आपको लाइट नजर आती है उससे ज्यादा एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट होती हैं और उससे भी ज्यादा एक्सरेज होती है। तो एक्सरेज ज्यादा एनर्जेटिक हैं, इसलिए हमारे फ्लैश में से तो ये पास हो जाती हैं, लेकिन बोन्स में ये कम इंटेंसिटी में ये पास होती हैं। यानी कि फ्लैश में ये बड़ी इजीली पास हो जाती है, लेकिन बोन्स के अंदर इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी पास होने की कम होती है। इस तरह से मतलब एक बोन्स का एक आपको एक्सरे इमेज या स्केच मिल जाता है। अगर यानी कि बोन्स के अंदर कोई फ्रैक्चर है तो वो फ्रैक्चर की इमेज आपको मिल जाएगी। यानी कि एक्सरेज की मैंने जो प्रॉपर्टीज है वो आप यूं समझ लें कि क्योंकि एक्सरेज ज्यादा एनर्जेटिक हैं तो हमारे जो बॉडी का जो फ्लैश वाला हिस्सा है, जो गोश्त वाला हिस्सा है, उसमें से ये पास हो जाती हैं आसानी से। और लेकिन ये जो बोन्स हैं उसमें क्योंकि बोन्स की हमारे पास डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें से ये हार्डली पास होती हैं, ये कम पास होती हैं इस तरह से। और देखिए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जहां पे ज्यादा रेडिएशन पड़ेगी तो वो हिस्सा डार्क हो जाएगा। देखें ये हिस्सा ज्यादा डार्क है और जहां बोन्स वाले हिस्से में से पास नहीं होती तो वो हिस्सा लाइट रह जाता है और देखें ये हिस्सा लाइट रह जाता है। इस तरह से
अगर आप बोन्स के अंदर कोई फ्रैक्चर है तो इंटरनल इमेज भी आप इसकी मदद से ले सकते हैं। तो ये एक्सरेज का यूज है, बहुत कॉमन यूज है। और इसके अलावा जो है मतलब ट्यूमर वगैरह जो है उसको भी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर वगैरह या एनॉमलीज वगैरह, इंसान के बॉडी के अंदर कोई डिफेक्टिव पार्ट्स हैं तो इंटरनल इमेज लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास एक्सरेज की प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैट स्कैनर की। कैट जो है वो एक्चुअली एब्रीवेशन है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी का। असल में ये भी एक्सरे ही होती है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है। एक्चुअली यहाँ पर मिलती है 3 डायमेंशनल इमेज, 3D इमेज जिसको आप कहते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है। 3 डायमेंशनल कैसे मिलती है? ये डिटेक्टर है, ये यहाँ पर है एक्चुअली डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। ये डिटेक्टर जो है वो यहाँ पर इस तरह से सीरीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास एक्सरे मतलब एक्सरे का सोर्स है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक्सरे का सोर्स है। तो जब एक्सरे सोर्स जो है वो पेशेंट के किसी भी पार्ट में से गुजरकर सामने वाले डिटेक्टर पे पड़ता है तो उसकी इमेज बनती है। अब ये क्योंकि एक्सरे मशीन जो है वो एक्चुअली इस तरह से घूम सकती है, एक्सरे मशीन जो है वो इस तरह से एक्चुअली रोटेट कर सकती है। जब एक्सरे मशीन ये रोटेट करेगी तो ये जो थिन फैन शेप्ड एक्सरे की बीम है ये भी डिटेक्टर के ऊपर मुख्तलिफ एंगल से इमेज लेगी, और कंप्यूटर इन इमेजेस को, यानी कि देखें आप लोगों ने ये पेशेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये पेशेंट है, तो यहाँ पर ये एक्सरे सोर्स है, तो एक्सरे की सोर्स की इसकी एक साइड की इमेज लेगी और इन डिटेक्टर पे आपको लेंगे। फिर हो सकता है ये एक्सरे मशीन इस पॉइंट पर आ जाए। लेट से मैं और कलर यूज कर लेता हूँ। एक्सरे मशीन इस वक्त यहाँ पर है, तो इस पेशेंट के अंदर से ये मतलब एक्सरेज पास हो रही हैं और डिटेक्टर पर इसकी इमेज बन जाएगी और वो इमेज हम लोग ले लेंगे। फिर इसके बाद ये हो सकता है ये एक्सरे मशीन मूव करके इधर आ जाए और यहाँ से एक और इमेज ले, यहाँ से इमेज, यहाँ वाली जो इमेज है यहाँ से जो एक्सरे मशीन जब आएगी तो इसकी इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस पॉइंट पर ये मशीन आ चुकी है, पहले यहाँ पर थी तो इसकी इमेज यहाँ पर मिली, फिर यहाँ पर आ चुकी है तो इसकी इमेज यहाँ पर मिली। अब इन डिफरेंट इमेजेस को आप इकट्ठा करके कंप्यूटर जो है वो एक ही 3 डायमेंशनल पिक्चर बना देता है, जो मतलब किसी भी पेशेंट की इंटरनल स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ एंगल पे देख सकते हैं। तो वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, तो ये हमारे पास मतलब हम कहते हैं कि इससे हमें मुख्तलिफ डेंसिटी की, देखें हमारे पास डेंसिटी जो है वो एक जैसी नहीं होती, तो इसलिए इसको हम लोग कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं। यानी कि जो डिफरेंट एंगल पे एक्सरेज की इमेजेस ली हुई हैं, कंप्यूटर उनको इकट्ठा करता है और एक 3D इमेज जो है वो बना देता है। इससे हमें मतलब कोई भी डिजीज है या कोई भी डिफेक्टिव पार्ट है उसको स्टडी करने में ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये हमारे पास कैट रे स्कैनर था, कैट स्कैनर था, या जिसको आप लोग कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं। हाँ जी बच्चों, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज में याद रखें जो जब एक्सरेज हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं तो हाईली रिएक्टिव आयंस H और OH बनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं हमारे बॉडी सेल्स के लिए, ये हमारे बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा डिस्टर्ब कर देते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को। तो जेनेटिक मटेरियल अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ये नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में बच्चों में ट्रांसफर होगा और नस्ल दर नस्ल कोई ना कोई बॉडी का पार्ट डिफेक्टिव रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम लोगों को एक्सरेज कम से कम यूज करना चाहिए। एक्सरेज का फायदा तो है, मतलब ये इंटरनल कोई फ्रैक्चर आ जाए बोन में तो उसकी मतलब इंटरनल इमेज ली जा सकती है, इससे उसको ट्रीट करने में आसानी होती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि हमारे बॉडी के इसके अलावा ये कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय भी करता है, लेकिन इसके अलावा ये खुद भी कैंसर बना सकता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि एक्सरेज का इस्तेमाल कम से कम हो ताकि हमारे बॉडी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरेज हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, बहुत शुक्रिया।